हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम 28 अगस्त 2020 का करंट अफेयर करेंगे जो आपका एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस, बैंकिंग, रेलवे जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में पीडीएफ होता है। टॉप 20 क्वेश्चन ये हम डिस्कस करते हैं। टाइमिंग आपकी अब ये बदल दी गई है, डेली 5 बजे सुबह आपको यहाँ पर ज्वाइन हो जाना है। 5 बजे सुबह उठना है आपको। अगर आपको नाइट में पढ़ने की आदत है तो उसका रिकॉर्डिंग देख लें, बाद में देख लें, ठीक है। लेकिन आप 5 बजे उठें तो आपके लिए भी बेहतर होगा और आपकी स्टडी भी अच्छी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, विच नेशन विल होस्ट ब्रिक्स गेम्स इन 2021। तो हाल ही में 2021 में आयोजन होने वाला ब्रिक्स खेल की मेजबानी कौन सा राष्ट्र करेगा? तो ये राष्ट्र है जो वो है इंडिया। तो हमारा इंडिया जो है वो ब्रिक्स की मेजबानी करेगा। अब ये हुआ क्यों, ये क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि मंगलवार को हाल ही में इंडिया की 4 देशों के साथ यहाँ पर मीटिंग हुई थी। 4 देश कौन से थे? वो ब्रिक्स वाले देश थे, जिसमें इंडिया भी शामिल है। आपका बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो ये जो 5 देश हैं, इनके साथ ये 4 देश हैं, उनके साथ इंडिया की मीटिंग हुई थी। और ये जो ब्रिक्स जो खेल हैं, ब्रिक्स गेम्स जो हैं, वो 2021 में इंडिया में आयोजित होंगे। तो इन्होंने मंगलवार को मीटिंग की और ये मीटिंग में ये सब जो देश हैं, 5 देश के यहाँ पर ये खेल मंत्री यहाँ पर शामिल थे, स्पोर्ट मिनिस्टर यहाँ पर शामिल थे, उनके बीच में ये मीटिंग हुई थी। इसके बाद बुधवार को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घोषणा की। हमारे कौन है खेल मंत्री? किरण रिजिजू। तो किरण रिजिजू ने ये घोषणा की कि जो हमारे ब्रिक्स गेम है और इनके साथ साथ जो हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, उनका आयोजन 2021 में ही होगा और अपने टाइम पे होगा। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो खेलो यूथ गेम्स है, देखो ब्रिक्स की हमने बात कर ली, 2021 में होगा। खेलो यूथ गेम जो होगा इंडिया का, वो भी 2021 में ही होगा। और वो कहाँ पर होगा? हरियाणा में होगा। हरियाणा में भी कहाँ पर होगा? पंचकुला में होगा। कहाँ पर होगा? पंचकुला में होगा। ये एक क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट यहाँ से आपके कुछ फैक्ट्स हैं खेलो इंडिया यूथ गेम से। अभी तक 3 संस्करण यहाँ पर आयोजित हो चुके हैं। पहला संस्करण 2018 में जो हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम का, वो न्यू दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और इसमें हरियाणा जो था आपका टॉप रहा था 38 गोल्ड के साथ। दूसरा संस्करण 2019 में, जैसे उसके 1 साल बाद, पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। इसमें टॉप महाराष्ट्र रहा था, 85 गोल्ड इसने जीते थे। अगेन आपका जो थर्ड जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था वो गुवाहाटी में हुआ था। गुवाहाटी यानी असम में हुआ था। और ये इसमें भी टॉप कौन सा रहा था? महाराष्ट्र। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि सबसे ज्यादा कौन जीता है? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र जीता है। 2 बार जीत चुका है महाराष्ट्र, ठीक है। 1 बार अपना न्यू दिल्ली आपका जो है हरियाणा जीत चुका है। अब कहाँ पर हो रहा है? अब हरियाणा में होगा जो चौथा संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, वो पंचकुला में होगा। तो इसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस महाद्वीप को जंगली पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? तो हाल ही में ये जो डिक्लेयर किया है वाइल्ड पोलियो फ्री, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किया है। और ये किया है अफ्रीका कंटिनेंट को। किसको? अफ्रीका महाद्वीप को। तो अफ्रीका अब क्या हो गया? जंगली पोलियो मुक्त, यानी कि वाइल्ड पोलियो फ्री हो गया। इसकी घोषणा कब की? इसकी घोषणा इन्होंने मंगलवार को की है। अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि ये जो आपका वाइल्ड पोलियो फ्री था, ये 25 साल पहले की बीमारी है। कौन सी बीमारी है? 25 साल पहले का बीमारी है। इसका कोई इलाज नहीं था, कोई वैक्सीन नहीं थी इसकी। तो ये सबसे पहले कहाँ पर आया था? अफ्रीका में आया था। तो 25 साल पहले जब अफ्रीका में आया था तो हजारों बच्चे जो हैं वो विकलांग हो गए थे। इससे कभी कभी क्या होता था कि बच्चों की यहाँ पर मौत भी हो जाती थी। तो उस कारण से ये बहुत ज़्यादा डेंजरस बीमारी थी। लेकिन अब मंगलवार को इसको पूरी तरह से मुक्त कर दिया है, क्योंकि जो लास्ट जो केस आया था, आप यहाँ पर देखिए, अब इसमें देखिए मैप में, ये अफ्रीका है पूरा आपका। और इसमें ये जो पोर्शन है आपका, ये है नाइजीरिया। तो जो लास्ट केस आया था वो नाइजीरिया में आया था। और नाइजीरिया में भी केस आया था 4 साल पहले। कब आया था? 4 साल पहले। उसके बाद कोई केस नहीं आया। तो अब ये हो गया आपका वाइल्ड पोलियो फ्री, यानी कि जंगली पोलियो मुक्त हो गया आपका अफ्रीका, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये किसने घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की है वो अफ्रीका रीजनल सर्टिफिकेशन कमीशन है, उसने की है। तो अफ्रीका महाद्वीप का एक जो सेंटर है जिसका नाम है रीजनल सर्टिफिकेशन कमीशन, उसने की है। इसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्टेटमेंट दिया है कि अब ये फ्री हो गया। और नेक्स्ट चीज ये है कि अब ये अफ्रीका में तो फ्री हो गया है, लेकिन अभी भी एशिया में यहाँ पर कुछ कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे ये फ्री नहीं हुआ। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान ऐसी 2 कंट्री हैं जहाँ पर अभी भी ये है वाइल्ड पोलियो है, ठीक है। जंगली पोलियो जो है वहाँ पर है अभी भी। तो क्वेश्चन कहीं से भी बने आपको याद रखना। लास्ट केस कहाँ आया था? नाइजीरिया में। ये भी क्वेश्चन बनेगा।
क्या फ्री हो गया आपका, अफ्रीका कंटिनेंट पूरी तरह से फ्री हो गया, ठीक है। 25 साल पहले वाली बीमारी थी, अभी कहाँ कहाँ रह गई है, एशिया के अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रह गई है, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें, एक एक लाइन जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अब वो आपके एक एक क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि मीजल्स फ्री कंट्री, मीजल फ्री कंट्री पे कौन सी बन गई है, श्रीलंका बन गई है। मलेरिया फ्री कंट्री कौन सी बन गई है, अल्जेरिया और अर्जेंटीना बन गई है। आइसलैंड, आइसलैंड जो है वो मॉस्किटो फ्री कंट्री, यहाँ पर एक भी मच्छर नहीं है आइसलैंड में। गेबोन जो है वो पोलियो फ्री कंट्री बन गई है, गेबोन याद रखना इंपॉर्टेंट है। माली, माली की बात करें तो बेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैज बीन डिक्लेयर एबोला फ्री, तो एबोला फ्री कौन सी बन गई है, आपकी माली बन गई है। ये आपकी बेस्ट पश्चिमी अफ्रीकन कंट्री है। इंडिया जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बनेगा पोलियो फ्री और स्मॉल पॉक्स फ्री जो बन गई है वो इंडिया बन गई है। पाकिस्तान बिकम द फर्स्ट कंट्री, पाकिस्तान पहली ऐसी कंट्री बन गई है वर्ल्ड की जिसने टीसीबी बनाया। टीसीबी क्या है, टाइफाइड की वैक्सीन है जिसका नाम है टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन। तो याद रखना है पाकिस्तान ने क्या बना दिया है, टाइफाइड टीसीबी वैक्सीन बना दी जो टाइफाइड के लिए होती है। मालदीव और श्रीलंका ने फर्स्ट दो ऐसी कंट्री बन गई है जिन्होंने साउथ एशिया रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया रीजन में रुबेला और मीजल को 2023 तक यहाँ पर ये टारगेट है इसका, इसको फ्री कर देगी। तो मालदीव श्रीलंका रुबेला से यहाँ पर फ्री, रुबेला एंड मीजल से यहाँ पर फ्री हो जाएगी, ठीक है। मीजल से श्रीलंका हो चुकी है, याद रखें मीजल से श्रीलंका हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे दो कंट्री की बात हो रही है, मालदीव और श्रीलंका की। इसमें एक और आपका जो है बीमारी है रुबेला, तो ये 2023 तक ये टारगेट कर पूरी तरीके से एलिमिनेट हम कर देंगे। तो ये जो क्वेश्चन है हु डिक्लेयर्स, जो WHO ने डिक्लेयर्स किए हैं, तो वो यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे, आपको ये नोट कर लेना है। नेक्स्ट जो है विश्व जल सप्ताह 2020, विश्व जल सप्ताह घर पर हाल ही में किस थीम के साथ 24 से 28 अगस्त, यानी कि आज 28 अगस्त है तो 28 अगस्त तक ये मनाया गया है आपका विश्व जल सप्ताह, जिसको हम वर्ल्ड वाटर वीक कहते हैं। एट होम, कि होम था क्योंकि कोविड-19 की वजह से ऐसा हुआ है। इसकी थीम आपसे पूछी गई है, तो इसकी थीम है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन, तो ये इसकी थीम है, आपको याद रखना है ये थीम, ठीक है। एक्सेलरेटिंग एक्शन आप कीवर्ड याद रखें तो थीम आपको याद हो जाएगी, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। अब ये जो आपका विश्व जल सप्ताह दिवस है क्यों मनाया जाता है, देखिए इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो भी आपकी पानी के जो मुद्दे होते हैं, बेसिक मुद्दे हैं, जो ग्लोबल जो समस्या है पानी को लेकर, उसको यहाँ पर सोल्व किया जाता है इन 4 दिनों में, इन 5 दिनों में, 24, 25, 26, 27, 28, इन 5 दिनों में ये भी जो पानी के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको यहाँ पर, उनके रिलेटेड ये बात की जाती है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अभी आपको ये भी पूछ सकता है किसके द्वारा मनाया गया है इस बार, तो इस बार मनाया गया है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, सीवी के द्वारा ये मनाया गया है। सीवी यानी एस का फॉर्म स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम आप याद रखें, स्टॉकहोम क्या है, स्टॉकहोम जो है आपकी स्वीडन की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है, स्वीडन की राजधानी है। अब ये जो सबसे पहले वर्ल्ड वाटर वीक मनाया गया था, सबसे पहले 1991 में मनाया गया था। कब मनाया गया था, 1991 में। 2019 का जो था वर्ल्ड वाटर वीक वो आपका सिंगापुर ने बनाया था। अब ये किसने बना लिया, स्टॉकहोम ने बनाया। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट होती है। तो वर्ल्ड वाटर वीक 24 से 28। क्रिकेट ड्रोना, अ बुक रिनाउंड कोच वासुदेव जगन्नाथ पंजपे, तो हाल ही में क्रिकेट ड्रोन एक बुक है जो आपके प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ पराजंपे पर एक किताब तो किसके द्वारा लिखी गई, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो बुक है ये लिखी है इनके बेटे ने, देखिए याद हो जाएगा आपको, वासुदेव जगन्नाथ पंजपे जो हैं इनके बेटे ने ही ये बुक लिखी है, जतिन पंजपे ने। और जतिन पंजपे क्या है, अभी जो है नेशनल सेलेक्टर हैं, जो क्रिकेट होता है उसके नेशनल सेलेक्टर जो है, जो राष्ट्रीय टीम होती है उनके सेलेक्टर हैं ये। और इनके साथ थे एक जर्नलिस्ट जिसका नाम था आनंद बसु, क्या नाम था इनका, आनंद बसु। तो इन दोनों ने मिलकर ये जो बुक लिखी है, और ये जो है जतिन पंजपे के पिताजी हैं, इनके बारे में ये बुक है क्रिकेट ड्रोना, ठीक है, आपको ये याद रखना है। और ये पब्लिश किसने की, ये भी आप याद रखें, तो ये पब्लिश की है आपकी पेंगुइन ने। पेंगुइन क्या है, इसने ये पब्लिश की है या प्रकाशित की है, हिंदी में इसको बोला जाता है प्रकाशित। तो नेक्स्ट जो है, अब हम डेली आपको 5 बुक कवर कराते हैं। तो हमने अभी तक कितनी बुक कर ली है, 30 बुक कंप्लीट कर ली है। ये आपकी 35 बुक होने वाली है, और एक हमने क्वेश्चन यानी कि 36 बुक आज हम कंप्लीट कर चुके होंगे। अगर आपने वो 30 बुक का वीडियो नहीं देखा, यानी हर एक वीडियो में 5 हम बुक कवर कर रहे हैं, तो पुरानी करंट अफेयर्स की वीडियो जरूर देख लें, उसमें कुछ और भी डिटेल है, और हम डिटेल के साथ ही करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। तो 5 बुक के बारे में बात करें तो यहाँ पर अब बर्निंग मेघा जो है मजुमदार, ये बर्निंग जो बुक लिखी है वो मेघा मजुमदार ने लिखी है, आपको याद रखना है।
इसके बाद लॉकडाउन लेसन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ये पूछी जा सकती है कोविड-19 की वजह से। ये जो बुक है लॉकडाउन लेसन्स, ये लिखी गई है लीविंग एंड अदर स्टोरीज, जो है सोबा डे की ये बुक है, आप याद रखें सोबा डे की बुक है ये वाली लॉकडाउन लेसन्स। द आइस के बॉग, ये बुक है जेके रोलिंग की, जेके रोलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑथर है। होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लान्स, तो इन्होंने इसमें एडवेंचर बताया बोट्स पे ट्रेन प्लान्स में, होप ऑन इसका नाम है बुक का। तो ये जो है वो रस्किन बॉन्ड की बुक है। देखिए रस्किन बॉन्ड की बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमने जो आपको 30 बुक कराई हैं टोटल, यहाँ पर 30 बुक कराई, उसमें रस्किन बॉन्ड की 2 बुक हमने कराई है, ठीक है। वुहान डायरी, चाइना की ये सिटी है वुहान, और ये जो है डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी, यानी कि ये भी कोविड-19 की बुक है, तो इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि वुहान में सबसे पहला केस आया था किसका, कोविड-19 का। तो ये बुक भी आपको याद रखना है, ये आपकी फेंग फेंग ने लिखी है। किसने लिखी है? फेंग फेंग ने। तो ये 5 बुक आज हमने कवर करा दी, तो हमारी यहाँ पर 36 बुक कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट जो है आपका हु हैज बिकम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 600 विकेट, 600 विकेट लिए इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में, फर्स्ट यानी कि पहला तेज गेंदबाज पूछा जा रहा है। तो पहला तेज गेंदबाज कौन है? वो बन गए हैं जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन कहाँ के हैं? जेम्स एंडरसन आपके इंग्लैंड के हैं, तो आपको याद रखना है। तो टेस्ट, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लाने पहले तेज गेंदबाज और चौथे ओवरऑल गेंदबाज। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट होता है उसमें स्पिनर भी होते हैं और आपके तेज गेंदबाज भी होते हैं, तो उनमें जो रैंकिंग है इनकी अब चौथे नंबर पर आ गए। इनसे पहले कौन है? 800 विकेट लेने वाले मुरलीधरन जो है श्रीलंका के पहले नंबर पे हैं। 708 विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के जो है शेन वॉर्न दूसरे नंबर पे हैं। भारतीय अनिल कुंबले जिन्होंने 619 विकेट लिए हैं वो तीसरे नंबर पे हैं। अब ये 600 विकेट लेने के बाद चौथे नंबर पर आ गए, ये आपको याद रखना है। लेकिन पहले तेज गेंदबाज हैं, ये जो तीनों हैं ये स्पिनर हैं, और ये क्या है? पहले तेज गेंदबाज बन गए, ओवरऑल चौथे बन गए। जो जेम्स एंडरसन है, इन्होंने ये जो कामयाबी हासिल की है, ये सबसे पहले तो इनकी उम्र कितनी? 38 साल, और ये कामयाबी मिली है इनको पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेलते हुए। टेस्ट क्रिकेट चल रहा है इनका जो मैच, उसमें तीसरे टेस्ट में इन्होंने 600 विकेट ले लिए, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद हम चलते हैं, नेम द स्टेट विच रैंक टॉप इन ओवरऑल रैंकिंग एक्सपोर्ट पेपर इंडेक्स। तो हाल ही में एक एक्सपोर्ट पेपर इंडेक्स जारी हुआ है जिसको हम बोलते हैं निर्यात पेपर इंडेक्स, यानी तो इसमें जो आपका जो रिलीज हुआ है ये 2020 का रिलीज हुआ है, और इसको रिलीज किसने किया? नीति आयोग ने। किसके साथ पार्टनरशिप करके? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। तो इन दोनों ने मिलकर इसको, इस रैंकिंग को, एक्सपोर्ट पेपर इंडेक्स को यहाँ पर रिलीज किया है। तो अब इसमें ये पूछा है कि कौन सा स्टेट टॉप पर है, तो भारत का जो स्टेट टॉप पर है उसका नाम है गुजरात। गुजरात नंबर 1 है। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन देखिए किस किस टाइप से आपसे एग्जामिनर यहाँ से पूछेगा। देखिए वो क्या करेगा, सबसे पहले तो आपका गुजरात नंबर 1 है, ठीक है, हमने ये पढ़ लिया। तो गुजरात जो है वो एक कोस्टल स्टेट है, यानी कि समुद्र के किनारे जो स्टेट होते हैं उनको कोस्टल स्टेट कहते हैं, तो उसमें तो ये नंबर 1 है। अगर उसने यहाँ पर लिख दिया लैंड लॉक्ड स्टेट, क्या लिख दिया यहाँ पर? लैंड लॉक स्टेट, तो फिर यहाँ से क्वेश्चन बदल जाएगा। फिर इसका आंसर होगा राजस्थान जो है वो लैंड लॉक स्टेट है, पहला जो एक्सपोर्ट पेपर इंडेक्स में आया, तो ऐसे एग्जामिनर अपने साथ खेलता है। तो लैंड लॉक आपको याद रखना है, राजस्थान नंबर 1 है, इसके बाद हरियाणा दूसरे नंबर पर है, और पहला कोस्टल पूछेगा तो क्या बोला याद रखना है? गुजरात याद रखना है। गुजरात के जो पॉइंट है 75.19 है, महाराष्ट्र के जो है 70, जस्ट थोड़ा सा पीछे। तो आपके 3 कोस्टल, फिर आपका राजस्थान आता है लैंड लॉक, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन है हमको तैयार रहना है। अब ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार जो है, ठीक है, उन्होंने भारत का, इन्होंने ये भी बताया, कुछ आंकड़े भी बताए, जो भारत का प्रति व्यक्ति पर पर्सन यहाँ पे निर्यात जो है, एक्सपोर्ट जो है वो महज 17,894 रुपए है, इतना ही निर्यात होता है पर व्यक्ति। जबकि दक्षिण कोरिया की बात करें तो ये जो आंकड़ा है वो है 8,83 लाख, मतलब 8.83 लाख यहाँ पर है, 8,83,000 जो है। इसके बाद चीन जो है उसका आंकड़ा है 13,36,000 रुपए। तो आप समझ सकते हैं कितना कम है भारत का जो है व्यक्ति निर्यात महज, प्रति व्यक्ति निर्यात महज। तो इसके वजह से इन्होंने ये कहा है कि इससे पता लगता है कि भारत में निर्यात बढ़ाने की अपार संभावना है और इसके बढ़ाने की जरूरत भी है। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने पहली बार राज्यों को निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग प्रदान की है। तो आयोग ने पहली बार ऐसा हुआ है, और बुधवार को जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में तटीय राज्यों की श्रेणी में गुजरात सी, देखो ये लिखा है तटीय राज्यों में कौन है, यानी कोस्टल में कौन सा स्टेट है? गुजरात नंबर 1 है, और भूमि राज्यों में कौन सा है? भूमि से घिरे राज्यों में राजस्थान, यानी लैंडलॉक कौन सा है? राजस्थान। तो ये याद रखना है, दूसरे पे हरियाणा है लैंडलॉक में।
हाँ, और एक और चीज आप याद रखें, केंद्र शासित प्रदेश का भी आपसे पूछा जाएगा तो दिल्ली नंबर 1 है। ठीक है, तो गुजरात कोस्टल, लैंडलॉक आपका राजस्थान एंड दिल्ली आपका नंबर 1 इन केंद्र शासित प्रदेश या आपका यूनियन टेरिटरी। किस राज्य की सरकार ने जीवन शक्ति योजना के तहत महिला उद्यमी यानी कि वुमेन एंटरप्रेन्योर से 10 लाख मास्क बनवाए हैं? आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहता है मध्य प्रदेश, तो महिलाओं से यहाँ पे 10 लाख मास्क बनवाए हैं। किसने? मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने। और किस योजना के तहत? ये भी पूछा जाएगा, जीवन शक्ति योजना के तहत। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि देखिए, ये जो महिला हैं ये किस लिए, किस उद्देश्य से बनाया इन्होंने, कि देखिए यहाँ पर कोरोना की वजह से जो मास्क की कमी आ रही है भारत में, उस वजह से आत्मनिर्भर बनाने की पहल ये शुरू की हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने एक और रोको टोको अभियान चालू किया था, ये भी मास्क के रिलेटेड था। ठीक है, मुझे याद आ गया तो आपको बता दिया। रोको टोको अभियान जो है वो मास्क से रिलेटेड, इसमें 20 रुपए का फाइन है अगर कोई मास्क नहीं पहनता है तो। ठीक है, तो रोको टोको अभियान भी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। तो 10 मिलियन मास्क यहाँ पर बनाए जाएंगे। ठीक है, ये 10 मिलियन नहीं है, यहाँ पर ये 1 मिलियन है। कितना मिलियन है? 1 मिलियन होता है 10 लाख। ठीक है, ये आपको काट देना इसको। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने यहाँ पर 10 लाख से अधिक मास्क बनवाए हैं। और मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो क्या है? वो आपके शिवराज सिंह चौहान है। और गवर्नर यहाँ के कौन है? आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। इससे क्या होगा? रोजगार भी बढ़ा हुआ है, रोजगार भी बढ़ेगा तो मास्क बनेंगे तो रोजगार मिलेगा इन लोगों को। ठीक है, तो ये भी इसके लिए इनिशिएटिव है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020-21 में भारत की जीडीपी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो जो आरबीआई ने हाल ही में जीडीपी का जो अनुमान लगाया है वो 4.5%, वो भी माइनस में। तो 2020-21 में ये होगा कि हमारी जो जीडीपी होगी -4.5% हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोरोना की वजह से जो है हमारी जो इकोनॉमी है धीरे धीरे नीचे जा रही है। ठीक है, लेकिन इन्होंने संभावना ये भी जताई है दिसंबर तक और भी पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये जो परसेंट हो सकता है वो 6% भी पहुंच सकता है और 7% भी पहुंच सकता है माइनस में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, आरबीआई के द्वारा ये निकाली गई है। नेक्स्ट जो है, कौन सा राज्य जो है मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो मुद्रा स्कीम में सबसे ज्यादा वुमेन को जो लोन दिया गया है वो दिया गया है आपका तमिलनाडु में। क्या याद रखना है आपको? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के बाद दूसरे नंबर पे कौन है? वेस्ट बंगाल है। तीसरे नंबर पे कौन है? कर्नाटक है। आपको ये याद रखना है। जो पहले नंबर पे आपका तमिलनाडु है जिसने महिलाओं को मुद्रा स्कीम से, प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम से सबसे ज्यादा लोन दिए हैं, वो लोन दिए हैं आपके 58,240। कितने दिए? 58,240 करोड़ रुपए का लोन दे दिया है। टोटल कितना था इसमें फंड? इसमें फंड जो जारी किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो था 4.78 करोड़, यानी 5 लाख करोड़ के करीब ये आपका क्या था? ये फंड था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, जिसमें से 58,240 करोड़ किसने बांट दिया? तमिलनाडु सरकार ने बांट दिया। दूसरे नंबर पे 55,236 करोड़ किसने बांट दिया? पश्चिम बंगाल ने बांट दिया। और कर्नाटक राज्य ने 47,714 करोड़ रुपए बांट दिया। तो ये जो महिलाओं को ये लोन मिला है वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से मिला है। नंबर 1 आपका तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ी पोलोमी घटक ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये की आपकी पोलोमी घटक ने किससे खेल से की है? टेबल टेनिस से। तो टेबल टेनिस से जो है पोलोमी घटक बिलोंग करती है। तो आपसे ये 2 क्वेश्चन बनेंगे। पोलोमी घटक किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। इसने रिटायरमेंट ले लिया हाल ही में। अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं। 2006 में जो राष्ट्रीय मंडल खेल हुए थे उसमें इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, भारत की लीडरशिप की थी। ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। 16 साल की उम्र में इन्होंने पहला ओलंपिक खेला था। अपना पहला ओलंपिक कब खेला था? 16 साल की उम्र में। इन्होंने कांस्य पदक यानी कि जिसको ब्रोंज पदक कहते हैं वो 2006 में के राष्ट्रीय मंडल खेल और 2007 के कॉमनवेल्थ चैंपियंस में इन्होंने कांस्य पदक यानी कि ब्रोंज पदक जीता। आपको याद रखना है। और 2008 के कॉमनवेल्थ चैंपियन में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो इन्होंने 2006 के राज्य मंडल खेलों में, राष्ट्रीय मंडल खेलों में, 2008 के कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भी इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। 2006-2007 में क्या जीता? ब्रोंज मेडल जीत लिया। ये किस खेल से हैं? टेबल टेनिस से हैं। ठीक है, इन्होंने रिटायर ले लिया, रिटायरमेंट होगा इनका। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन पद किससे नियुक्त किया है? तो हाल ही में दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं आपके जाकिर खान। जाकिर खान ने स्थान लिया है इस डॉक्टर जफरुल इस्लाम का। किसका लिया है? डॉक्टर जफरुल इस्लाम का। तो पहले कौन थे? डॉक्टर जफरुल इस्लाम थे। अब कौन बन गए? जाकिर खान बन गए दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के, यानी कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के। अब आपको याद रखना है इनका कार्यकाल जो रहेगा वो 3 सालों तक रहेगा। कब तक रहेगा? 3 सालों तक रहेगा। यहाँ के उपराज्यपाल जिनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं वो कौन है? अनिल बैजल हैं। और यहाँ के सीएम कौन है? सीएम आपके
केजरीवाल हैं। यहाँ पर इनके साथ 2 सदस्यों की और नियुक्ति हुई, 2 मेंबर और नियुक्त किए गए हैं, इनकी अपॉइंटमेंट हुई, जिनका नाम है कंवलजीत सिंह और नेसरी बालो। ठीक है, तो ये राजस्व विभाग में इनकी क्या हुई है, ये नियुक्ति हुई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी सीईओ ऑफ एसबीआई म्यूचुअल फंड। तो हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के जो एमडी सीईओ बने हैं वो कौन बन गए हैं, वो बन गए हैं आपके बिनेटोन से। आपको याद रखना, बिनेटोन से क्या बन गए, एमडी एंड सीईओ बन गए हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के। एसबीआई के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसका पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, मुंबई में है। चेयरमैन इसके कौन है, रजनीश कुमार है। कौन है, रजनीश कुमार है। एमडी एंड सीईओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाल ही में कौन बने हैं, अभी अश्वनी भाटिया बने हैं। किसका स्थान लिया है, पीके गुप्ता का स्थान लिया है इन्होंने। इनके साथ साथ कौन से मेंबर्स हैं, दिनेश कुमार भी हैं, अरिजीत वासु भी हैं और चला श्रीनिवास शेट्टी भी हैं, ये इनके बोर्ड मेंबर हैं। इसके बाद एसबीआई सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंस ऑफिसर कौन है, चलन सानी वेंकट नगेश्वर, इनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के हेड कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के हेड कौन है, महेश कुमार शर्मा है। ठीक है, अब देखिए एसबीआई कार्ड के हेड कौन है, अजबरी कुमार तिवारी है। कौन है, अजबनी कुमार तिवारी है। अब क्वेश्चन यहां से बनेगा, एसबीआई म्यूचुअल फंड के हेड कौन बन गए हैं, तो ये कौन बन गए हैं, आपके बिनेटोन से बन गए। कौन बन गए, बिनेटोन से। तो ये क्या हुआ था, ये कहां पहुंच गए हैं, एमडीसीओ बनने पहुंच गए। अब उनकी जगह कौन आ गया, बिनेटोन से आ गए। तो ये यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टेग लाइन क्या है, द बैंकर टू एवरी इंडियन, हर भारतीय का बैंक जो है वो स्टेट बैंक है। आपको याद रखना, देखिए स्टेट बैंक के इनकी भली एजेंसी कोई सी भी हो, चाहे इनका इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे इनका एसबीआई कार्ड हो, ठीक है, जो भी इनसे रिलेटेड हो सबके बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि एसबीआई जो है वो नंबर 1 बैंक है भारत की। तो इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इनकी सेकेंड जो टेग लाइन है वो प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स है, आपको याद रखना है। ये है पूरा एसबीआई के बारे में। नेक्स्ट जो है, द फर्स्ट एवर नेशनल कोऑर्डिनेट कमेटी मीटिंग वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान रिसेंटली। तो हाल ही में एक मीटिंग हुई है, पहली बार राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक हुई है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। तो इन्होंने ये पूछा है कि उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है। तो इसके जो राष्ट्रपति हैं वो शावकत मिर्जियोयेव, थोड़ा नाम डिफिकल्ट है, एक बार वो पढ़ लेते हैं, शावकत मिर्जियोयेव। तो ये इसके राष्ट्रपति हैं उज्बेकिस्तान के। उज्बेकिस्तान के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं, इसकी करेंसी। तो करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। क्या ना, इसकी करेंसी सोम है। इसका कैपिटल क्या है, इसका कैपिटल ताशकंद। क्या है, ताशकंद इसका कैपिटल है। 24/2020 को प्रधानमंत्री और इनके राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के बीच में क्या हुई थी, बैठक हुई थी। कौन सी बैठक हुई थी, वर्चुअल मोड बैठक हुई थी। दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए और इनके आगे जो भी रिलेशनशिप है उनको बढ़ाने के लिए ये मीटिंग हुई थी। और इसमें आपके दोनों, ये आपको याद रखना है, इनका नाम शावकत मिर्जियोयेव है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस राज्य में सेलेरू नदी में दुर्लभ मछली महिसीर खोजी गई है। ठीक है, तो ये जो महिसीर जो मछली खोजी गई है वो खोजी गई है आपकी आंध्र प्रदेश स्टेट में। कौन से में, आंध्र प्रदेश राज्य में खोजी गई है। ये जो आपकी महिसीर जो मछली है उसका पहले तो आपको याद रखना है वैज्ञानिक नाम। क्या नाम याद रखना है, साइंटिफिक नेम क्या है, टार है। इसके बाद जो है ये मछली जो है वो कौन सी नदी पे मिली, ये भी आपको याद रखना, सेलेरू रिवर पे मिली है। और सेलेरू रिवर पे भी कहाँ मिली है, जैसे कि मान लीजिए पानी बह रहा है, तो ये पानी बह रहा है तो ऊपर साइड ये मिली है। कहाँ पर मिली है, ऊपर साइड। तो यहाँ पे ये लिखा है, ये जो मछली है वो ऊपरी हिस्से में मिली है नदी के। इसके अलावा आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा ये देखी गई है। इसके अगर देखिए इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, क्वेश्चन इसलिए बन सकता है कि ये जो महिसीर मछली है ये विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, ये विलुप्त सूची में इसको शामिल कर दिया गया है। तो प्रकृति संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय संघ ने इसको क्या किया है, लुप्त सूची में शामिल कर दिया है। इस मछली को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान जगह पर देखा जाता है, वो भी कम, या मतलब कम एंटिटी इनकी बची है। एक टाइप का ये इंडेंजर्स डिसीज जो है मछलियां हैं। 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान होगा, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, इससे कम होगा तभी ये मछली आपको देखने को मिलेगी। उस जगह पे ये मछली देखने को मिलेंगी और वो भी रेयर केस में। ठीक है, तो ये याद रखना है, आंध्र प्रदेश मछली महिसीर खोजी गई। मदर टेरेसा की 110वीं जयंती मनाई गई है। तो ये आपसे पूछा कब मनाई गई है, तो मदर टेरेसा की जो अगस्त 26 यानी 26 अगस्त को मदर टेरेसा के 110 बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया। देखिए सबसे पहले तो इनके बारे में कुछ फैक्ट हैं वो याद रखने हैं, आपसे ये क्वेश्चन जरूर बनते हैं। 1910 में इनकी क्या हुई थी, इनका जन्म हुआ था 1910 में।
और स्कोपिजे, ये आपकी इथेनिक अल्बिनियंस है, इनके बारे में याद रखना है, ये स्कोपिजे की कंट्री की हैं। इसके अलावा 26 अगस्त को इनका जन्म हुआ था 1910 में। मदर टेरेसा जो हैं, इनको 2 मेन प्राइज मिली हैं जो आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए। एक प्राइज मिला है इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड, और ये जो पीस प्राइज मिला है ये 1962 में मिला है। तो शांति के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड इनको दिया 1962 में, और शांति के लिए ही नोबेल पीस प्राइज मिला है इनको 1979 में। कब मिला है? 1979 में। तो ये दोनों सन आपको याद रखने हैं, रेमन मैग्सेसे 1962, नोबेल प्राइज आपका शांति के लिए 1979 में। नेक्स्ट 26 अगस्त को इनकी जयंती है। आरबीआई हैज अनाउंस्ड स्पेशल ओएमओ फॉर हाउ मच अमाउंट, तो हाल ही में आरबीआई ने कितनी राशि के लिए विशेष ओएमओ की घोषणा की है? तो ये 20,000 करोड़ रुपए की। अब ये ओएमओ है क्या, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए ओएमओ जो है इसका फुल फॉर्म है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ये क्या करेगा, जो भी केंद्रीय बैंक की सरकारी सिक्योरिटी होती है और ट्रेजरी जो बिल होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इनको खरीद और बिक्री करेगा। ये क्यों करता है आरबीआई? क्योंकि इनको जब लगता है कि हमारी इकोनॉमी जो है बहुत नीचे जा रही है, हमारा जो पैसा है वो घट रहा है, ठीक है, जो हमारा जो पैसा है उसकी वैल्यू जो कम हो रही है, तो उसके वजह से क्या होता है कि जो लिक्विडिटी जो है सिस्टम में, लिक्विडिटी है वो क्या है यहाँ पर ये बढ़ जाती है। तो उसको घटाने के लिए ये करता है ओएमओ का जो है वो यूज़ करता है। ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, उसमें जो सरकारी सिक्योरिटी रखी होती है, ट्रेजरी बिल, यानी कि एक टाइप का ये शॉर्ट मनी होता है। इसमें क्या करता है, ये इसको बेच और खरीद सकता है। इसकी कीमत को ये क्या करता है, इसको बेच और खरीद के उसको मैनेज करने की कोशिश करता है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो आरबीआई का जो ओएमओ ऑपरेशन है वो ये अब करने जा रहा है। तो इसमें इन्होंने 20,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है, ठीक है। इसमें क्या करेगा, खरीदारी और बिक्री करेगा। तो बाजार में जो सरकारी सिक्योरिटी खरीदता है, जब उसे अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को घटाने की जरूरत महसूस होती है, तब ये ऐसा करता है, ठीक है। तो अभी आपको पता है कोविड-19 की वजह से जो हमारी इकोनॉमी वो नीचे जा रही है, पैसे की जो कि लिक्विडिटी है वो बढ़ रहा है, उसको कम करना है आरबीआई को, तो ओएमओ इसने लागू कर दिया, ओएमओ की यूज करेगा, ठीक है। तो 20,000 करोड़ इसमें याद रखना है। एयर इंडिया का अधिग्रहण करने के लिए अभिरुचि के भाव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि कब है? तो हाल ही में सबमिटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्वायर एयर इंडिया, तो अभी आपको पता होगा कि एयर इंडिया का अधिग्रहण हो रहा है, ठीक है। इसको प्राइवेटाइजेशन इसमें कर रहा है। तो ये जो है, ये आपको इसकी बिड जो बढ़ा दी, इसकी बोली जो बढ़ा दी, वो अक्टूबर 30 तक बढ़ा दी। 30 अक्टूबर को इसकी बोली होगी, इसमें आप इस एयर इंडिया को खरीदा जाएगा। तो ये क्यों किया है? क्योंकि कोविड-19 की वजह से इसको क्या किया, 30 अक्टूबर तक इसको बढ़ा दिया। अब क्या होगा कि जो एयर इंडिया के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, फाउंडर्स के JRD टाटा है, ठीक है। तो इसका अधिग्रहण होने जा रहा है। पीएम अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रेजेंटेड, तो हाल ही में जो आपका पीएम अवार्ड जो एक्सीलेंस होंगे वो कब दिए जाएंगे? तो ये जब प्रस्तुत होंगे वो होंगे आपके एकता दिवस पे, यानी कि एकता दिवस नहीं, ये क्या है, यूनिटी डे। कौन सा डे है? यूनिटी डे, एकता दिवस, ठीक है। अब देखिए जो यूनिटी डे कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को किसकी जयंती है? वो है आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति कहाँ पर है? सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति कहाँ पर है? आपको सिटी का जो नाम है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। इनकी जो मूर्ति है वो 182 मीटर है, सबसे बड़ी मूर्ति है। इसको क्या कहा जाता है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है इसको, ठीक है। 182 मीटर किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है। कहाँ पर है? गुजरात में। सिटी आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, विच ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट 20 बॉक्सेस अंडर द हनी मिशन स्कीम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हनी मिशन क्या है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो बॉक्सेस जो हैं, ये जो आपके बक्से जो हैं जो वितरित किए गए हैं, वो किए हैं KBIC ने। KBIC क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। क्या है इसका फुल फॉर्म? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो है इसमें ये सहयोग कर रही है कमीशन। तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में KBIC का, और चेयरमैन इसके विनय कुमार सक्सेना है। अब ये हनी मिशन है क्या, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए हनी मिशन जो है, ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 2017 में। पहली बात याद रखना है, 2017 में हुई थी। और ये जो है मीठी क्रांति जो है आपकी, जो मीठी क्रांति है, स्वीट रेवोल्यूशन जो है, उस पे ये बेस पे ये शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2017 में। अब ये हुआ क्या कि जो हनी मिशन था उसमें क्या था कि इस परियोजना को गुजरात के बनासकांठा जिले के डीसा गांव बनास हनी परियोजना के नाम से लॉन्च किया गया था। और योजना का जो संचालन है वो कौन करता है? KVIC, यानी कि खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग।
इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। अब देखिए इसमें क्या होता है कि हनी मिशन के प्रोजेक्ट के जब से 2017 से ये स्टार्ट हुआ तो इसमें करीबन 1 लाख के करीब मधुमक्खी पालन बक्से बढ़ चुके। जो आप मधुमक्खी पालन करते हैं, जो मधुमक्खी को तोड़ने जाते हैं, तो वो बक्से इनको दिए गए। तो उसको ये बक्से में क्या करते हैं, मधुमक्खी का पालन करते हैं, उसको मधुमक्खी को जो है वो बक्से में उनको रखते हैं। मधुमक्खी पालन जो व्यवसाय है किसानों के अतिरिक्त बेरोजगार युवक को भी शुरू कर सकते हैं, इसमें ये है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मधुमक्खी पालन करने वाले ये व्यवसाय कर सकते हैं, इसके अलावा जो बेरोजगार युवक हैं वो भी इसका यूज कर सकते हैं। तो ये जो है आपका, ये है आपका हनी मिशन। ठीक है, कौन सा है, हनी मिशन। तो ये जो है इसमें व्यवसाय शुरू करने के लिए ग्राम उद्योग परियोजना द्वारा 80% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य जो है गरीब किसानों और आदिवासी जनजाति समुदायों के नागरिकों को रोजगार के नए अवसर कराना है। तो आदिवासी जनजाति देखिए ये काम अधिकतर करते हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन करते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनको ये हनी का काम मिलता है और ये यहीं पे रहते हैं, तो इनको ये आसानी से इनको ये आता भी है। तो यहाँ पे जो नागरिक को रोजगार बढ़ावा देने के लिए ये जो योजना 2017 में स्टार्ट की गई थी। तो इसके तहत जो इच्छुक मधुमक्खी पालक हैं वो नई तकनीक से भी शहद निकालने और मधुमक्खी पालन से संबंधित प्रशिक्षण भी यहाँ पर इस योजना के तहत इनको सिखाया भी जाता है कि कैसे हमको मधुमक्खी पालन करना है और कैसे शहद निकालना है। ठीक है, तो इनके लिए बॉक्स वितरण जो किए गए थे वो बॉक्स 1 लाख वितरण अभी तक किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हाल ही में कौन सा जो इंस्टीट्यूट है या कौन सा जो संस्थान है जिसने जलवायु परिवर्तन और हिमालय क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है, तो वो है आपका आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस जो आपका नैनीताल में है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है वो जलवायु परिवर्तन जो हिमालय क्षेत्र को इसके प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कराने जा रहा है। तो ये आपका नैनीताल में। तो ये आपका वीडियो यहीं खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखिए क्विज जो होते हैं सिर्फ आपको ये रिवीजन के लिए क्विज अच्छे होते हैं, जो आपको अगर पढ़ना है तो उसको डिटेल में पढ़िए। डिटेल में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकल के आएंगे जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप डेली ये वीडियो देखिए। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं सुबह 5 बजे इसी टाइमिंग पे। ठीक है।